बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुल्क के साथ आपको लगेगा कि असल गद्दारी शायद रजीम चेंज ऑपरेशन है, लेकिन नाज़रीन इस मुल्क के साथ असल गद्दारी वो प्लान 1 है जिसके बारे में मैं आपको बताता था। आज आपको उसकी कुछ तफसील बताता हूँ। असल गद्दारी हुई है इस मुल्क के साथ, और शुक्र है कि अब इमरान खान की पार्टी के लोगों ने भी बताना शुरू कर दी हैं बातें। मैं चाहूंगा कि आप ये क्लिप सुने, लेकिन उससे पहले जो भी एक खबर आ रही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि रजीम चेंज ऑपरेशन जारी है। मैं 3-4 हफ्ते का बार बार कहता हूं कि नई क़यादत के आने के बाद 3-4 हफ्ते में वेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 75 साल की तारीख ये बताती है कि सीईओ के बदलने से कंपनी की पॉलिसी नहीं बदलती। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये नाज़रीन आज की खबर है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस कर दिया है। 13 तारीख को कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो रहा है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये किस कानून के तहत किए गए हैं नाज़रीन? ये कानून है रजीम चेंज ऑपरेशन वाला कानून। ये कानून है ऑपरेशन लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी अगर नवाज शरीफ नहीं हो सकता पार्टी का हेड, अगर नवाज शरीफ नायल होगा, अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो इमरान खान भी नहीं लड़ सकता। और इससे ऊपर ऑपरेशन लेवल प्लेइंग फील्ड में जो वादे किए गए हैं नवाज शरीफ से, आप जितना अरसा नायल रहे हैं, इमरान खान को भी हम उतना अरसा इलेक्शन में नहीं आने देंगे। यानी कोई ऐसी टेक्निकलिटी निकालेंगे कि 5 साल के लिए इमरान खान नायल हो जाए, यानी ताहयात नायली खत्म हो जाएगी तो नवाज शरीफ बहाल हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल तो उनके नायल हुए हुए 2017 से 22 तक गुजर गए हैं, पूरे हो गए हैं। नायली को 5 साल कर दें। सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है फैसल वाडा के केस में। किस तरह इलेक्शन कमीशन के जो रिस्ट्रिक्शन के हवाले से भी फैसले आ रहे हैं, उसमें लिखा गया फैसल वाडा के केस में कि इलेक्शन से पहले जो है तो आपकी वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप नायल नहीं कर सकते। तो पता नहीं इमरान खान को कैसे गलत तरीके से उन्होंने तोशा खाना में, जबकि वो बनता ही नहीं था रेफरेंस। तो इन सारी चीजों से एक चीज समझ आती है कि कोई कानून फॉलो नहीं किया जा रहा। किसी आइन, किसी कानून के तहत ना इमरान खान की इलेक्शन कमीशन से नायली बनती थी, ना ये जो कार्रवाई अगली शुरू कर रहे हैं कि इमरान खान से पार्टी सदारत भी छीन ली जाए, यानी पार्टी चेयरमैनशिप भी इमरान खान से छीन ली जाए। ये माइनस इमरान फार्मूले पे भोंडे और बेढंगे तरीके से अमल करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि कोई आइन, कोई कानून कहीं भी नहीं लिखा हुआ जो ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह जाने, अब ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कोई नया कानून जो पाकिस्तान में आजकल नाफिज है वो चल रहा है और रजीम चेंज ऑपरेशन जारी है। बट फिलहाल इस पे इतनी बात करते हैं। इस मुल्क के साथ जो असल गद्दारी हुई है ना, कोरोना के दौरान आपको पता है कि मीडिया पे इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, मईशत के ऊपर बार बार कैंपेन चलाई गई, धरने लाए गए, सब कुछ किया गया। तो मैं उस टाइम वाहिद बंदा था जो कहता था कि ये माशी, आपको याद है मैं एक टर्म यूज करता था, माशी बाबे आके बैठ जाते हैं और गलत बातें करते हैं। जबकि मैं आपको मईशत के असल आदाद शुमार बताता था और आपको कहता था कि इमरान खान से बहुत सारी कमी कोताहियां हुई होंगी, लेकिन मईशत वो ठीक चला रहे हैं। और ये मुसलसल मैं बात कहता था। अहमद अजहर ने आज बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका इंपॉर्टेंट क्लिप सुने कि वो कौन था जो प्रोपेगेंडे करवाता था, और आपको असल पता चलेगा गद्दारी क्या। लेकिन आपने ये क्लिप सुना तो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा असल गद्दारी रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं है। असल गद्दारी वो है जो मुल्क के साथ हुई है। लेकिन ये क्लिप आपको सुनना पड़ेगा, ये पूरा सुनिएगा। अगर आप पहले भी सुन चुके हैं, ये आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मैं शॉर्ट सा क्लिप निकाल के लाया हूं। ये प्लीज सुने, आपको कहानी और खेल समझ आ जाएगा। का रेवेन्यू नीचे चला जाए, आधा परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, एलएनजी का एक कार्गो मिस हो जाए, तो कैंपेन्स चला करती थी। शोज भी नहीं होते थे, बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन्स चला करती। किस्म किस्म के मईशतदान सामने लाए जाते थे। उनको कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था, कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था। कोई एंकर होते थे, वो पूरी कैंपेन चलाया करते थे। वो किधर हैं लोग आज? अब आप सबको समझ आई होगी कि उन लोगों को कौन भेजता था। उन लोगों को भी वही भेजता था और आज वो लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि जब जब कारोबार जो थे उनके वारे न्यारे हो रहे थे और मईशत 6% पे जा रही थी, तो वो शोज़ करते थे। एक साहब मुझे याद है, वो आते थे, वो कहते थे 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, यानी इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% पे ग्रो कर रही है। वो साहब आके कहते थे कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वो साहब भी अब नज़र नहीं आते आपको। एक साहब होते थे, वो लाल पीले ग्राफ ट्वीट किया करते थे कि मईशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। कोई एंकर होते थे, वो खुद ही मईशत के एक्सपर्ट बन जाते थे, अगले दिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते थे। वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। हालांकि मईशत अब हकीकी तौर पे डूब रही है। तो ये किसने उनके चेहरों के ऊपर पट्टी बांध दी है? वो उनको ज़रा अब सामने आना चाहिए, अपना तज्जिया पेश करना चाहिए ना। इसी तरह जिस तरह हमारे वज़रा गायब हैं जो नहीं बता रहे, एक्चुअली ये वज़रा गायब नहीं है, ये शर्मिंदा हैं। इनकी नालायकी, इनकी का नकम्मापन, इनकी बेईमानी, ये सब कौम के सामने आ गई है। अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे।
या आपने कहानी सुनी है, वो कौन था जो ये प्रोग्राम करवाता था, वो कौन था जो माशी बाबों को बिठाता था? आपको ये लगता था, मुझे भी ये लोग बताने की कोशिश करते थे कि नहीं जी, मीडिया पे तो नून लीग का कंट्रोल है। आपने देख लिया है कंपनी किस तरह कंट्रोल करती है सब कुछ। और आपको लगता है कि अपोजिशन में बैठी हुई जमात, जिसके बारे में सो कॉल ये तासुर है कि कंपनी की और उसकी लड़ाई थी, वो जमात अपोजिशन में बैठ के मीडिया कंट्रोल कर रही थी, ये हो सकता था? कंपनी का इस मुल्क पे ऐसा कंट्रोल है कि परिंदा पर नहीं मार सकता उनकी मर्जी के बगैर, ये याद रखिएगा। तो अपोजिशन में बैठा नवाज शरीफ कैसे मीडिया कंट्रोल कर रहा था? ये सब माशी बाबों को ये हल्क बगलोल ला के बिठाता था। ये इसकी असल गद्दारी है। जब मुल्क में कोरोना था, ये मीडिया पे प्रोग्राम करवाता था कि इमरान खान पे FIR करवाएंगे। ये साफियों को चाबी भरता था उनके अंदर कि जाके इमरान खान से सवाल करो कि अगर लॉकडाउन ना किया जो लोग मरेंगे, जिम्मेदार तुम होगे। ये गलत फैसले दबाव डाल के करवाने के लिए मीडिया पे प्रोग्राम करवाता था। ये इस किस्म का गद्दार पाकिस्तान को चिपका था जो अपनी ताकत के नशे में, अपने मफादात के नशे में शुरू से इमरान खान की जड़ें काट रहा था। क्योंकि प्लान 1 ये था कि नवाज शरीफ को थोड़ा सा कट टू साइज करना है, शहबाज शरीफ बूट पॉलिशी को आगे लाना है, लेकिन इमरान खान को पहले इक्तदार में लाके जलील करके निकालना है ताकि इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो और हमारा जो इक्तदार है जो 75 साल से चल रहा है वो मुसलसल चलता रहे। इस प्लान पे अमल दरामद हो जाना था 2020 में, अगर कोरोना ना आ जाता तो। कोरोना आ गया, शहबाज शरीफ को उन्होंने बुला तो लिया लंदन से वापस कोरोना के दौरान, लेकिन तब्दीली नहीं कर सके क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे। अभी भी इन्होंने कर दिया तबाह। यानी अभी कोरोना नहीं है, सिर्फ आलमी महंगाई, उस पर इन्होंने तबाह कर दिया। कोरोना भी होता और आलमी महंगाई भी होती तो क्या होता? तो उस दौरान सर्टेन वजूहात की वजह से ये नहीं कर सके। लेकिन पहले कोरोना के दौरान इसने प्रोपेगेंडे किए, फिर जब इमरान खान मईशत को ठीक करना शुरू हो गए, ये प्रोग्राम करवाता था। ओ जी 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, ओ जी 50 लाख जो है वो फलां हो गया है, ओ जी इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, झूठ बोलता था। ये सारे प्रोग्राम ये हल्क बगलोल करवाता था। LNG ज्यादा जो प्रोग्राम करता था, LNG पे 1 कार्गो नहीं आया, 2 कार्गो नहीं आया। आपको पता है कि कोई भी स्पॉट पे कार्गो हम नहीं खरीद रहे, लेकिन आपको कोई प्रोग्राम नजर नहीं आएगा। ये सब उसके बूट पॉलिशी चमचे थे जो ये प्रोग्राम करते थे और अब भी करते हैं। सब कुछ वहीं से आता है। ये एक ही नर्सरी है जिसकी ये सारे पैदावार हैं। LNG ज्यादा भी वहीं की पैदावार है और बाकी सारे भी जो आपको माशी बाबे नजर आ रहे हैं ये उन्हीं के कहने पे सारा कुछ करते थे। आपको अंदाजा है कि स्टॉक मार्केट इस बुरी माशी हालात में अब तक क्यों 40,000 पॉइंट से नीचे नहीं गई? कि स्टॉक मार्केट के सारे इन्वेस्टर जो हैं, जो हमारे बिजनेसमैन, जो सारे लोग हैं, ये सब उधर ही देखते हैं। ये भी बगलोलों की तरफ देखते हैं। अगर बगलोल साथ ना खड़े हो किसी हुकूमत के, आज स्टॉक मार्केट 30,000 पे आ जानी चाहिए थी, जो मैशत की सूरत हाल है। पता है क्यों खड़ी हुई है? उन्हें पता है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे बगलोल खड़े हुए हैं, इसलिए वो भी खड़ी हुई है। वरना जो माशी हालात हैं, स्टॉक मार्केट ने तबाह हो जाना था अब तक, सिर्फ एक वजह से रुकी हुई है। आप जरा इमेजिन करें, कोई लॉजिक बनता है, कोई कॉमन सेंस है कि मार्च में जो स्टॉक मार्केट थी तकरीबन अब भी उतनी ही है। डॉलर तबाह हो गया, पेट्रोल की कीमत देख लें, मैन्युफैक्चरिंग देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, पाकिस्तान का कोई आशारिया निकाल के देख लें, मैशत का तबाह, लेकिन स्टॉक मार्केट वहीं खड़ी है। कभी थोड़ी सी नीचे भी हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, क्योंकि ये सारे लोगों को एक जगह से कंट्रोल किया जाता है, एक जगह से डंडा दिया जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट ये इतने इमरान खान के साथ थे, लेकर आए थे जो, कि उस टाइम इन्होंने स्टॉक मार्केट नहीं कंट्रोल की जब इमरान खान शुरू में आया था और वाकई मुल्क दिवालिया हो रहा था। जब हमारे पास जरा मुबादला नहीं था, जब हम भीख मांगते फिर रहे थे, कभी सऊदी अरब से, कभी UAE से। ये है असल गद्दारी। पाकिस्तान की मैशत 6% पे ग्रो कर रही थी और ये झूठी खबरें चलवा रहे थे कि मैशत तबाह कर दी है, गलत फैसले कर रहा है इमरान खान, मैशत गरीब मर गया, पेट्रोल महंगा हो गया। आपको पता है 25 मार्च को मिफ्ता इस्माइल ये कहता है ट्वीट करके, आपको पता है ये बगलोल का खास बंदा है मिफ्ता, ये ट्वीट करके कहता है कि जी 150 में कैसे कोई पेट्रोल अफोर्ड करेगा, 145-50 में ट्वीटें कर रहे थे। लेकिन अप्रैल में आते कहते हैं जी इमरान खान ने तो गद्दारी कर दी, पेट्रोल सस्ता दे दिया। ये है असल गद्दारी, यानी मईशत के साथ खेला गया इस मुल्क की। और आज पता है क्या हुआ है? पाकिस्तान को जो दिफाई जरूरियात के लिए चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, वो भी अब दिफाई इदारे नहीं मंगवा सकते जब तक वजारत खजाना ओके ना करे। मतलब जब तक IMF ओके ना करे, हम अपनी दिफाई जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। आप वजारत खजाना से ओके कराने का आपको मतलब पता है? वजारत खजाना जब तक IMF से कुछ ओके नहीं करवाती, वो पेट्रोल की कीमत तक तब्दील नहीं कर सकती। तो वो क्या मिलिट्री बजट या मिलिट्री की जो स्पेंडिंग, जो दिफाई जरूरियात होंगी, वो IMF से पूछे बगैर करेंगे? ये है पाकिस्तान की सालमियत का सबसे बड़ा सौदा जो 75 सालों में हुआ है। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि इस तरह हुआ हो कि दिफाई जरूरियात की कुछ बुनियादी चीजें भी बाहर से लेनी है तो पहले वजारत खजाना से ओके करवाना है, और आगे वजारत खजाना ने ज़ाहिर IMF से ओके करवाना है। ऐसे तो नहीं डॉलर बाहर भेज सकते। ये थी असल गद्दारी, जो मैशत को सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि इमरान खान कबूल नहीं था, रस्ते से हटाना था,
इमरान खान बहुत पॉपुलर हो चुका था, पहले आरटीएस बिठाया गया नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी को 5-7 सीटें एक्स्ट्रा दी गई, नून लीग को 15 से 18 सीटें एक्स्ट्रा दी गई, पीटीआई की वही सीटें कम की गई। उसके बाद बयानिया बनाया गया, सारी जमातों को इकट्ठा किया गया, बार बार लॉन्ग मार्च लाए गए, मईशत नहीं चलने दी गई। कोरोना के दौरान शानदार कारकर्दगी के बावजूद जड़ें काटी गई, मीडिया से प्रोग्राम करवाए गए कि देखें जी इमरान खान गलत कर रहा है, कत्ल कर देगा लोगों को, इसके गलत फैसले हैं। लंबे लंबे प्रोग्राम कराए गए, टारगेटेड एलएनजी पे प्रोग्राम करवाए गए, जब सबको पता था हमारे पास अरे मुबादला नहीं है, हम थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, जान के करवाए गए प्रोग्राम। 6% पे ग्रो कर रहा था तब प्रोग्राम कराए गए और अब आके यहां आ गए, आप सारे चुप हैं। ये थी असल गद्दारी। रजीम चेंज ऑपरेशन तो गद्दारी की पीक थी ना, लेकिन गद्दारी असल ये है यहां से शुरू हुई थी। इसको समझ लें तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। और जो पहली खबर मैंने आपको बताई है ना कि जो इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कि जी ये पार्टी की सदारत भी ना करे, इनको पता नहीं, इनको लग पता जाएगा इनके साथ होना क्या है। इनके सारे प्लान नाकाम होंगे। और पंजाब का अब आपको बता दूं, ये कह रहे हैं जी कि हम गवर्नर साहब कहेंगे कि जी आप एतमाद का वोट लें। उधर से परवेज इलाही जो है वो इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं कि आप अभी ना करें। देखिए मुझे नहीं पता परवेज इलाही की वफादारी का, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई लॉजिक नहीं मानता कि परवेज इलाही इमरान खान को धोखा देंगे, वरना अपनी सियासत वो खत्म कर लेंगे। अनलेस इमरान खान को जान से मारने का प्लान है और लोग यही समझते हैं कि 5-6 महीने बाद लोग शोर डाल के खामोश हो जाएंगे, और वो प्लान तो ज़ाहिर मौजूद है। इमरान खान इस मुल्क के ताकतवर लोगों को कबूल नहीं है, ये बात अपने जहन में बिठा लें। जैद बैठा हो ऊपर, बकर बैठा हो, सीईओ 1 हो 2 हो 3 बदलते जाएं, इनको कबूल नहीं है इमरान खान, ये तो ध्यान में रख लें। लेकिन मेरा इमरान खान को मशवरा है कि जिस तरह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम खेली है ना, एक डेड पिच थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो बनाई गई थी। उन्होंने शुरू में आके अग्रेसिव खेला, पाकिस्तान ने बैटिंग की, अच्छा स्कोर किया, लेकिन उन्होंने दूसरी इनिंग में फिर अग्रेसिव खेला और बड़ी अग्रेसिव डिक्लेरेशन की। ये सरप्राइज था सबके लिए कि ये तो टारगेट इस बैटिंग पिच पे हो भी सकता है, और हो भी जाता। हमारी बैटिंग अगर अच्छी होती, अगर हमारे क्वालिटी बैट्समैन होते, हमें ये चेज कर लेना चाहिए था। कोई मुश्किल टारगेट नहीं था। जो इंग्लैंड है उसके बहादुराना फैसलों की वजह से इंग्लैंड जीत गया मैच। आपने अब तक बहुत से बहादुराना फैसले किए हैं। अब आपको कुछ लोग डरा रहे हैं कि अभी असेंबली ना तोड़ें वरना जेल में आपको डाल देंगे। ये इन्होंने करना है, ये प्लान का हिस्सा है। असेंबली इनको नहीं रोक सकती, इनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती, और अभी तो एक्टिवली वो इस सारी गद्दारी में शामिल हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं साहब फरवरी से। सो आपको हुकूमत में होना ना होना अब एक बराबर है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन अगले स्टेप में है। या तो ये बैक ऑफ करेंगे या ये बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया तो कोई हुकूमत नहीं बचा सकेगी किसी को भी, लेकिन अगर आप हुकूमत तोड़ेंगे ना तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इलेक्शन में जाने के अलावा। वरना ये जो एक फेक सिस्टम बना हुआ है ये चल नहीं सकता। इस मुल्क की मैशत जिस नैच पे पहुंची हुई है ये चल नहीं सकता। आपने कोशिश कर ली है, असेंबली मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते के दौरान आपको तोड़ देनी चाहिए। 20 मार्च तक इंतजार नहीं करना चाहिए, और 20 दिसंबर तक यानी 20 मार्च तक इलेक्शन हो जाए, ये इंतजार नहीं आपको करना चाहिए, बल्कि आपको अगले हफ्ते के एंड तक असेंबली तोड़ देनी चाहिए। मुझ पे हो तो मैं कहूंगा कि आज ही असेंबली तोड़ देनी चाहिए। इनको टाइम ना दें, दुश्मन को टाइम देना, और वो भी पाकिस्तान का सबसे ऑर्गेनाइज्ड माफिया आपके खिलाफ है। ये समझ लें, ये पाकिस्तान का सबसे ऑर्गेनाइज्ड माफिया है। एक फर्दे वाहिद इस मुल्क में इतना ताकतवर है अनफॉर्चुनेटली, जितना अमेरिका में अमेरिका का सदर भी ताकतवर नहीं है। उसको भी कुछ बिल पास कराने पड़ते हैं, वो भी लोगों का जवाब दे है, उसको भी मीडिया को फेस करना पड़ता है। लेकिन यहां का जो फर्दे वाहिद है कंपनी का हेड, वो किसी को जवाब दे नहीं है। आपका ऐसे माफिया से मुकाबला है। सो अपनी चालें जल्दी चलेंगे तो मुल्क का भी फायदा है और आपका भी है, सोच लीजिएगा। और रजीम चेंज ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। ये आपको इतनी मेहनत करके इतने नंगे तरीके से इसलिए नहीं हटाया गया था कि फौरन वापस ले आएंगे ज्यादा अक्सरियत से। इनको ये चोर सूट करते हैं। गौर करें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।